पॉइंट सिस्टम चेंज होने जा रहा है। इसके अंदर जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं मैं उस पर बात कर लेता हूँ ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अंडरस्टैंडिंग के अंदर हमें पता चल जाए कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो टारगेट होने वाले हैं। अब प्रोफेसर पार्किंसन ने इस पे हिस्ट्री पे बात की और काफ़ी सारी चीज़ें बात की हैं कि भाई 1972 से ये शुरू हुआ, रिव्यू आखिरी 2012 में हुआ, तो अभी जो है हम रिव्यू इसको करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर उन्होंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स पहले इन्वॉल्व होते थे। फैक्टर क्या थे? किसी की जो क्वालिफिकेशन है, किसकी की कोई स्किल है, वर्क एक्सपीरियंस, और किसी की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर। यानी कि अगर ऑस्ट्रेलिया में आता है तो एज आ अगर माइग्रेंट आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ मल्टी कल्चरल कंट्री, लेकिन ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते थे। इन फैक्टर्स के साथ उन्होंने कहा कि ओवर द ईयर्स और डेकेड्स उन्होंने कहा एक और चीज़ शामिल होगी, वो है एज। यानी कि आपकी अगर इंग्लिश, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन और आपकी एज जो है बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। अब इसी तरह इनको अगर इन्होंने ये टारगेट किया है डिसाइडिंग फैक्टर, तो इसी के ऊपर ये बात करेंगे। अब इसके ऊपर जो है सीधा सीधा हम बात कर लेते हैं। ये कहते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है, अगर किसी की पीएचडी है, देखा जाए ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स उनके पास 20% वो ज़्यादा कमाने वाले हैं, वो ज़्यादा कमाते हैं एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स, और बैचलर्स को एज़ कम्पेयर टू वेट। तो उन्होंने कहा इनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ज़्यादा भी कमाते हैं और कंट्रीब्यूट भी ज़्यादा करते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इन्होंने जो है एक बड़ा गैप क्रिएट करेंगे इसके अंदर पॉइंट सिस्टम के अंदर जाके। यानी अगर आप देखें ना, अगर आपने बैचलर्स पढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे कि आपका बैचलर सिंपली 15 पॉइंट आपको मिलते हैं और पीएचडी के लिए आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने बैचलर्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हुआ है तो आपके ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट के भी 5 आ गए। कहीं ने अगर पीएचडी किसी ने अगर इंटरनेशनली भी की हुई है, इंटरनेशनली, तो उसको 20 पॉइंट मिलते हैं, तो ये बराबर हो जाते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से इसके अंदर एक जाके कैप ये क्रिएट करेंगे। दूसरे नंबर पे उन्होंने एज, उसके वर्क एक्सपीरियंस की बात की। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ये कहते हैं कि भाई देखें, वर्क एक्सपीरियंस जो है इंटरनेशनल या जो ऑस्ट्रेलिया का वर्क एक्सपीरियंस है, इसको कैसे हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। यानी एक तरफ तो ये है कि किसी के पास टेम्पररी वीज़ा है तो वो टेम्पररी वीज़े वाला जो है उसको एम्प्लॉयर शायद जाने ना दे, और इसी तरह हम परमानेंट टेम्पररी वीज़ा होल्डर क्रिएट कर लेंगे जैसे हमने पहले किया हुआ था। तो इसको किस तरह देखा जाए, वो ये कहते हैं कि किस तरह इसके ऊपर हम बात करेंगे। शायद इसके ऊपर पॉइंट्स ऑलरेडी आपको पता है, पॉइंट तो डिफरेंट हैं। यानी कि अगर 3 साल इंटरनेशनल आपका वर्क एक्सपीरियंस है ओवरसीज, तो यहाँ का 1 साल का है तो 5 पॉइंट बराबर के ही मिलते हैं। तो इस पर भी कोई ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि क्या हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्हीं को ही हमें पीआर ऑफर करनी चाहिए, या उनको एलिजिबिलिटी उनकी होनी चाहिए, या उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस तरह की ये बात कर रहे हैं। तो भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये यूं कर सकते हैं, या उसके लिए एलिजिबिलिटी रखेंगे कि पीआर वही कर सकता है जो कि काम कर रहा है एलिमेंट फील्ड में। मैं बहुत दफ़ा आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप जो पढ़ रहे हैं वही काम कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी बेहतर हो सकती है, आपके लिए जो आने का इनविटेशन, आपके चांसेस बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात की। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग जिन्होंने ये रिपोर्ट किया कि नॉट वेल इंग्लिश, उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस कम होते हैं। जिन्होंने कहा वेरी वेल इंग्लिश, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बेहतर होते हैं। तो ये बात कर रहे हैं, इसको दो तीन हिस्सों, दो तरीके से इन्होंने इसको एड्रेस किया है। कहा कि जिसकी बेहतर इंग्लिश है, यानी सुपीरियर इंग्लिश वाले के लिए ऑब्वियसली बेहतर चांसेस और प्रोफिशिएंट वाले के कम। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जो पार्टनर्स आते हैं तो पार्टनर्स की भी इंग्लिश को हमें देखने की ज़रूरत है। अच्छा, मेरी इस पर अंडरस्टैंडिंग ये है, जैसे आमतौर पर अभी क्या होता है, अगर किसी के पार्टनर है, उसकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश है विच इज 6 ईच, तो उसको 5 पॉइंट मिलते हैं। उसकी अगर प्रोफिशिएंट है तब भी 5 है, सुपीरियर है तब भी 5 है। तो इसके ऊपर भी ये टारगेट कर सकते हैं। टारगेट को यूं कर सकते हैं कि भाई अगर इसकी सुपीरियर इंग्लिश है शायद ज़्यादा दे दो। आई डोंट नो येट, लेकिन इस पे ये वाला इस तरह की बातें हो रही है। उसके अलावा एज वाला फैक्टर है। एज वाले फैक्टर में ये कहते हैं कि हम एज को स्लाइड्स के, हम क्या करते हैं, स्लॉट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। 18 से 25, 25 से 33, 33 से 40, इसको इन्होंने ज़्यादा टारगेट किया। कहते हैं एक बंदा यार 39 साल का है और आप 40 साल और एक साल का फ़र्क है, लेकिन आप 10 पॉइंट से उसके कम कर देते हैं। तो हम कनाडा वाले मॉडल को भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कहा कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देख सकते हैं। स्लाइडिंग बार, स्लाइडिंग बार क्या है, यानी 30 साल वाले के ज़्यादा पॉइंट है, 31 के काम, 32 के काम, 33 के काम, 34 के काम, इस तरह काम लेके आए। बजाय आप जो है इनके वो बना दें, स्लॉट्स बना दें, आप इनको एक 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 स्लाइडिंग के तौर पे नीचे लेके आए। इससे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जितना यंग लोगों को लेके आएंगे उतना ही आपकी इकोनॉमी के अंदर ऐड करेंगे। इन्होंने कहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि किस तरह हम यंग लोगों को लेके आ सकते हैं। अब इसको यूँ समझे, एक बंदा 45 साल की उम्र में आता है और वो तकरीब 65 67 के ऊपर रिटायरमेंट एज है, तो उसके बाद तो शायद काम ना कर रहा होगा, तो उसने कम अरसा उस पर खर्च किया एज़ कम्पेयर टू जो 30 साल पे आया या 25 साल पे आया, तो उसने ज़्यादा टाइम लगाया। यानी 45 वाला 30, और ये 15 और 20 साल का एक फ़र्क है, वो इकॉनमी के अंदर ऐड कर सकता है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट की जो बात कर रहे हैं, क्या ये लिस्ट होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस तरह होनी चाहिए? इसके अलावा जो है कि लिस्ट क्या हमें ऑक्यूपेशन को देखना चाहिए? तो इस तरह की इन्होंने काफ़ी सारी मिसालें दी। हो सकता है लिस्ट मौजूद रहे, उसके अंदर ही ये प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी और समथिंग लाइक दैट बना दें, यानी आपका इतना वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, आप काम कर रहे हो। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। एंड पे जाकर उन्होंने ये कहा कि हमें जो रिव्यू करना है वो कितने अरसे बाद करना चाहिए, इस क्वेश्चन को भी एड्रेस करें और किस तरह रिव्यू करना चाहिए पॉइंट सिस्टम को, इसका भी एक फ्रेमवर्क बनाए। ये जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी को असाइनमेंट दी गई है, प्रोफेसर पार्किंसन इसके ऊपर काम करें। तो कहना प्रोफेसर का ये है कि भाई ये देखें, ये सारी चीज़ों को हमें रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ये सारा किस मकसद या फिलॉसफी के तहत हो रहा है? ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी के अंदर लोग आएँ और आके ऐड कर सकें। मतलब ये, अगर आप देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की 25% आबादी ऐसी है कि भाई वो ऑफशोर पैदा हुए में है, यानी ये एक माइग्रेंट्स का कंट्री आप कहें तो ये झूठ ना होगा। और सच्चाई इसके अंदर ये मल्टीकल्चरल है और लोगों की ज़रूरत है। इस टाइप पे चीज़ें बड़ी टाइट नज़र आ रही हैं, लेकिन वो जो टाइट नज़र आ रही हैं चीज़ें आइंदा आने वाली चीज़ों में, ये रिफाइंड जो लोग हैं या ऑफशोर होंगे या ऑनशोर होंगे, वही आगे चलेंगे। मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप वेट पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक चीज़ को और देखें, इसके अंदर जो इंडिकेटर इन्होंने दिया कि बैचलर्स वाला जो है वेट से बेहतर है और पीएचडी वाला बैचलर से बेहतर है। पीएचडी तो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन बैचलर्स तो कर सकता है। तो भाई, आप अगर वेट कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बैचलर्स की है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं इस पे मजीद बात करूंगा कि किस तरह इसको किया जा सकता है। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।